सुबह का समय था। रसोई में चाय की भाप के साथ घर की रोजमर्रा की शांति घुली हुई थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनदेखा तूफान आकार ले रहा था। सावित्री देवी ड्राइंग रूम में गंभीर मुद्रा में बैठी थीं। जैसे ही उनकी बहू निशा चाय की ट्रे लेकर आईं, उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि ऋतु अपने दोस्तों के साथ अचानक विदेश टूर पर जाना चाहती है और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। इसलिए निशा, तुम अपनी सेविंग्स में से 15 लाख रुपए दे दो। ये सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि ये रकम उसकी कई वर्षों की मेहनत, त्याग और भविष्य की सुरक्षा का सहारा है। उसने संयम से कहा कि इतनी बड़ी रकम टूर जैसी अस्थायी खुशी के लिए देना ठीक नहीं। कल को किसी आपात स्थिति में क्या होगा? लेकिन सावित्री देवी ने बात को भावनाओं का रंग दे दिया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि एक ही ननद है, उसके शौक पूरे करना क्या बहू का फर्ज नहीं? उनकी आवाज में शिकायत कम और दबाव ज्यादा था। निशा ने शांत रहने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान आहत हो रहा था। तभी आदित्य वहां आ गया और माहौल की गंभीरता को महसूस करते ही उसने कारण पूछा। सावित्री देवी ने तुरंत बहू को स्वार्थी बताकर बात को उसके खिलाफ मोड़ दिया और कहा, तेरी पत्नी कितनी मतलबी है, वो अपनी ननद को उसकी जरूरत के लिए कुछ पैसे तक नहीं दे सकती। निशा ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। तभी उसकी सास दोबारा बोल पड़ी, हाँ, अब कुछ कहानी बना दे। लेकिन फिर निशा हिम्मत करके बोली, आदित्य, दीदी को घूमने के लिए विदेश जाना है। उसके लिए माँ मुझे मेरी सेविंग्स में से 15 लाख रुपए देने के लिए कह रहे हैं। क्या ये सही है? निशा की बात सुनकर आदित्य हक्का बक्का रह गया, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कह पाया। उस सुबह की बहस के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। आदित्य अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया। उसके सामने दो चेहरे बार बार घूम रहे थे। एक माँ का, जिनकी आंखों में शिकायत और आंसू थे, और दूसरा निशा का, जिसकी आवाज शांत थी लेकिन दिल आहत। पिता के निधन के बाद से उसने अपनी माँ सावित्री देवी को धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कमजोर होते देखा था। पहले वो इतनी जिद्दी नहीं थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातों में उन्हें उपेक्षा का डर सताने लगा था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बात न मानी जाए तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। निशा धीरे से कमरे में आई। उसने आदित्य के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें देखीं। वो उसके पास बैठकर बोली, मैं माँ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, वो भी सिर्फ घूमने के लिए। क्या ये सही है? उसकी आवाज में विरोध नहीं, बल्कि समझदारी थी। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, पर माँ को मना करना मेरे लिए आसान नहीं है। वो हर बात में पापा का नाम ले आती हैं। कहती हैं अगर पापा होते तो बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर देते। इतने में दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। सावित्री देवी खड़ी उनकी बातें सुन रही थीं। आदित्य की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो तेजी से अपने कमरे में जाकर पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं और रोते हुए बोली, देखिए जी, अब आपकी बेटी की खुशी भी बोझ लगने लगी है इन लोगों को। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। दरवाजे पर खड़ा आदित्य अंदर तक टूट गया। उसे लगा जैसे वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पा रहा। लेकिन जैसे ही आदित्य वहां से हटा, सावित्री देवी ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर सीधे कहने से बात नहीं बनी तो भावनाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। उधर कमरे में बैठा आदित्य अपने ही घर में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटे का कर्तव्य निभाए या पति की जिम्मेदारी, और इसी उलझन ने उसके मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया। उस दिन के बाद घर में जैसे अनकहा युद्ध शुरू हो गया। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई खुली बहस नहीं थी, लेकिन हर कमरे में चुप्पी की मोटी परत जम गई थी। सावित्री देवी ने निशा से लगभग बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ जरूरत भर के शब्द बोलती, वो भी ठंडे और कटाक्ष भरे लहजे में।
कभी रसोई में बर्तन थोड़ा जोर से रख देती, कभी किसी पड़ोसन से फोन पर इतनी ऊंची आवाज में बात करती कि निशा साफ सुन सके। आजकल की बहुओं को तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, परिवार की खुशी से क्या मतलब। ये वाक्य सीधे दिल पर चोट करते थे। ऋतु भी रोज फोन करके पूछती, माँ भाभी मान गई क्या? और सावित्री देवी हर बार आह भर कर कहती, नहीं बेटी, अभी तो उसे अपने भविष्य की ही चिंता है। बातों बातों में वो ऐसा माहौल बना देती कि जैसे निशा ने कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। उधर निशा रात को देर तक जागती रहती। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देखती और उन सालों को याद करती जब उसने हर छोटी इच्छा को टालकर पैसे जोड़े थे। कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, कभी घूमने का प्लान टाल दिया। वो जानती थी कि ये बचत सिर्फ पैसों का ढेर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उसके मन में सवाल उठता कि अगर आज मैंने अपनी मेहनत यूं ही दे दी तो क्या कल फिर कोई नई मांग सामने नहीं आएगी। आदित्य की हालत सबसे कठिन थी। ऑफिस में भी उसका ध्यान भटकता रहता। घर लौटते ही उसे भारी माहौल का सामना करना पड़ता। माँ उससे कम बोलती, पर उनकी चुप्पी में आरोप छिपे होते। निशा उससे कुछ नहीं कहती, पर उसकी खामोशी में चोट और असुरक्षा झलकती। एक रात आदित्य बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थी, लेकिन उसके भीतर सन्नाटा था। उसे लग रहा था जैसे वो दो किनारों के बीच लटका पुल है, जिस पर दोनों ओर से वजन बढ़ता जा रहा है। इन 2 हफ्तों में घर की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ खाना परोसा जाता था, बातचीत नहीं। रिश्तों में जो गर्माहट थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। लगभग 2 हफ्तों से घर में पसरी चुप्पी अब बोझ बन चुकी थी। तभी एक दोपहर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने दरवाजा खोला तो सामने सफेद साड़ी में तेज नजरों वाली वृद्धा खड़ी थी। निशा उनके पैर छूते हुए बोली, अरे दादी जी, आप अचानक यहाँ? खबर कर दी होती तो आदित्य आपको लेने आ जाते। शकुंतला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटी, अपने ही घर आने के लिए क्या अब खबर देनी पड़ेगी? उनकी आवाज में अपनापन था, पर आंखों में गहराई। इतने में सावित्री देवी बाहर आईं। माँ को सामने देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने संभलते हुए कहा, अम्मा, आप अचानक? सब ठीक तो है ना गांव में? शकुंतला देवी ने घर के भीतर एक धीमी नजर दौड़ाई। दीवारें वही थीं, फर्नीचर वही था, पर माहौल बदला हुआ था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मन घबरा रहा था, सोचा देखाऊं कि मेरे घर में सब ठीक है या नहीं। उनके इस वाक्य ने सावित्री देवी को भीतर तक असहज कर दिया। उन्हें लगा जैसे बिना कुछ कहे ही उनकी परतें खुल रही हों। शाम को आदित्य ऑफिस से लौटा तो दादी को देखकर सचमुच खुश हुआ। वो उनके पास बैठ गया। शकुंतला देवी ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोली, तो बहुत थका हुआ लग रहा है बेटा, सब ठीक है ना? आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। दादी की अनुभवी नजरों ने सब पढ़ लिया। रात को खाने की मेज पर सब साथ बैठे, पर माहौल फिर भी भारी था। शकुंतला देवी चुपचाप सबको देखती रहीं। सावित्री का बनावटी सामान्य व्यवहार, निशा की संयमित चुप्पी और आदित्य की खोई हुई नजरें। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस घर में शब्दों से ज्यादा चुप्पी बोल रही है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जब तक इस घर की गांठ खुल नहीं जाती वो वापस गांव नहीं लौटेंगी। उधर सावित्री देवी के मन में घबराहट बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि उनकी माँ सिर्फ सुनती नहीं, सच को जड़ तक पकड़ लेती है, और अगर सच्चाई सामने आ गई तो सवालों से बचना आसान नहीं होगा। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य अपने कमरे में परेशान बैठा हुआ था। तभी उसकी दादी कमरे का दरवाजा खटखड़ाकर बोली, बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तब आदित्य ने कहा, दादी, ये भी कोई पूछने की बात है? तब दादी ने अंदर आकर कहा, बेटा, क्या बात है? सब लोग बहुत परेशान लगते हैं। क्या परेशानी है? मुझे नहीं बताएगा? अपनी दादी की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। दादी ने फिर से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, मुझे बता क्या परेशानी है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
तब आदित्य ने अपनी दादी को सारी बातें बता दी कि कैसे वो निशा से दीदी को पैसे देने के लिए जिद कर रही है, वो भी सिर्फ फॉरेन टूर के लिए। तब दादी ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है, निशा अपनी जमा पूंजी ऐसे कैसे दे दे। तब उन्होंने आदित्य से कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। अगली सुबह घर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। शकुंतला देवी आंगन में चारपाई पर बैठी थी और उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। सावित्री देवी बार बार उनके सामने चाय नाश्ता रख रही थी, मानो अतिरिक्त सेवा से मन की घबराहट छिपाना चाहती हूँ। निशा रसोई में थी और आदित्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी शकुंतला देवी ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सावित्री जरा बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सावित्री देवी का दिल धक से रह गया। वो सामने बैठ गईं। शकुंतला देवी बोली, मैं सोच रही हूँ कि अपने पुश्तैनी जेवर जो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ वो तुम मुझे वापस दे दो। सोचती हूँ उन्हें अपनी बेटी को दे दूं, आखिर उसकी भी तो इच्छाएं हैं। सावित्री जैसे कुर्सी से उछल पड़ी। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वो जेवर तो हमारे खानदान की निशानी है, उन्हें कैसे दे सकती हैं? वो तो आदित्य के लिए भी हैं। शकुंतला देवी ने गहरी नजर से बहू को देखा। क्यों, बेटी को देना गलत है क्या? उसकी खुशी के लिए क्या थोड़ा त्याग नहीं किया जा सकता? सावित्री के पास शब्द नहीं थे, पर उनके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके सीने से उनकी सुरक्षा छीनने की बात कर रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, पर अम्मा, वो मेरी ससुराल की इज्जत है, मैं कैसे दे दूं? तब शकुंतला देवी ने कहा कि बहू, वो जेवर तो तुम्हारे हैं ही नहीं, वो तो मेरे हैं, मैं किसी को भी दूं, तुम्हें क्या करना? तब सावित्री बोली, नहीं माँ, ये आप गलत कह रही हैं, वो हमारी धरोहर है। आपने हमें शुरू से यही बताया है कि वो जेवर हमें मिलेंगे, फिर आप ऐसे कैसे उन्हें ननंद जी को दे सकती हैं? ये आप गलत कर रही हैं। उन पर हमारा हक है और वो हमें ही मिलनी चाहिए। सावित्री के मुंह से ये सब सुनकर शकुंतला देवी की आवाज अब गंभीर हो गई। और बहू की मेहनत की बचत, वो क्या है? उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत नहीं? तुम उससे 15 लाख मांग रही हो, वो भी सिर्फ घूमने के लिए, और वो भी वो पैसे जिन पर तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है। वो उसकी सालों की अपनी खुद की मेहनत की बचत है। तुम एक झटके में उससे उसकी बचत मांग रही हो और पुश्तैनी जेवर देने में तुम्हारी जान निकल रही है। तो सोचो, जब तुमने उसकी सेविंग्स मांगी उससे, तो उसे कैसा लगा होगा? शकुंतला जी की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। निशा भी रसोई से बाहर आ गई थी, पर सिर झुकाए खड़ी रही। शकुंतला देवी आगे बोली, सावित्री, त्याग का उपदेश देना आसान है, खुद त्याग करना कठिन। अगर तुम्हें पुश्तैनी जेवर छोड़ने में दर्द हो रहा है, तो बहू से उसकी सालों की कमाई क्यों मांग रही हो? क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? सावित्री देवी का चेहरा फीका पड़ गया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस भावनात्मक तर्क से वो बहू को झुकाना चाह रही थी, वही तर्क अब उन पर भारी पड़ रहा था। आदित्य की आंखों में मिश्रित भाव थे, राहत भी, शर्म भी। निशा की पलकों पर नमी थी, पर उसने कोई शब्द नहीं कहा। पुश्तैनी जेवर वाली बात के बाद घर का माहौल पहले से भी अधिक गंभीर हो गया था। शकुंतला देवी के शब्द जैसे दीवारों से टकराकर बार बार सावित्री देवी के कानों में गूंज रहे थे। त्याग का उपदेश देना आसान है, खुद त्याग करना कठिन। उस दिन सावित्री देवी किसी से ठीक से बात नहीं कर पाई। उनके भीतर कहीं गहरा अहंकार आहत हुआ था, पर साथ ही एक कसक भी थी कि शायद सचमुच वो बहू के साथ अन्याय कर रही थी। दोपहर में शकुंतला देवी ने फिर से सावित्री को अपने पास बुलाया। इस बार उनका स्वर पहले से अधिक शांत लेकिन दृढ़ था। सावित्री, मैंने उम्र भर एक बात सीखी है, घर चलाना हो तो न्याय से चलाओ, पक्षपात से नहीं। बेटा हो या बेटी, बहू हो या खुद की औलाद, सबके अधिकार बराबर होते हैं। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, मैं अपनी बहू का बुरा नहीं चाहती, पर बेटी को भी खुश देखना चाहती हूँ। खुशी मजबूरी से नहीं मिलती, शकुंतला देवी ने तुरंत जवाब दिया, और जो खुशी किसी और की नींव हिलाकर ली जाए वो टिकती भी नहीं।
सोचो अगर आज बहू डर या दबाव में आकर पैसे दे भी दे तो क्या उसके मन में तुम्हारे लिए वही सम्मान रहेगा? ये शब्द तीर की तरह चुभे। सावित्री देवी को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से निशा कितनी चुप हो गई थी। वो पहले की तरह हंसती नहीं थी, बात करते समय उसकी आंखों में सहजता नहीं रहती थी। क्या सचमुच उन्होंने रिश्ते की डोर कमजोर कर दी थी? उधर आदित्य भी पास ही खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल में पहली बार हल्कापन महसूस हुआ कि कोई तो है जो सच को स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। निशा दूर खड़ी थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। शायद मैं गलत थी। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने बेटे के मुंह में बहू की स्थिति समझने की कोशिश ही नहीं की। उस रात सावित्री देवी की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की बत्ती बुझी थी, पर मन में उठते सवालों की रोशनी उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। शकुंतला देवी की बातें बार बार याद आ रही थीं। उन्होंने करवट बदली और पास रखी अलमारी खोली। अंदर वही पुश्तैनी जेवर का डिब्बा रखा था, जिसे वो अपनी विरासत और सम्मान मानती थीं। उन्होंने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखा और फिर धीरे से वापस रख दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस चीज को वो अपनी सुरक्षा समझती हैं, ठीक उसी तरह निशा की बचत भी उसकी सुरक्षा है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो अपनी चीज छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बहू से त्याग की उम्मीद कर रही थी। ये विचार आते ही उनका मन भारी हो गया। सुबह जब निशा रसोई में चाय बना रही थी, सावित्री देवी कुछ क्षण दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रहीं। पहले जहां उन्हें उसकी हर बात में कमी दिखाई देती थी, आज वही लड़की उन्हें शांत, संयमी और जिम्मेदार लगी। उन्होंने धीरे से आवाज दी, निशा। निशा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। सावित्री देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने बेटी के मुंह में आकर तुम पर बहुत बड़ा दबाव डाल दिया। मुझे तुम्हारी स्थिति समझनी चाहिए थी। ये शब्द कहना उनके लिए आसान नहीं था, पर कहते ही जैसे मन का बोझ हल्का हो गया। शकुंतला स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए। मां जी, आप बड़ी हैं। आपकी भावना गलत नहीं थी, बस तरीका। उसकी आवाज भर्रा गई। तभी आदित्य भी वहां आ गया। उसने पहली बार मां को इतने विनम्र रूप में देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। सावित्री देवी ने बेटे की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया था। मुझे नहीं चाहिए कि इस घर में कोई भी रिश्ते निभाने के लिए मजबूर हो। अगर ऋतु को जाना है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार योजना बनाए। हम मदद करेंगे, लेकिन किसी की नींव हिलाकर नहीं। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, पर यह सन्नाटे वाली नहीं, बल्कि सुलह वाली शांति थी। सावित्री देवी के माफी मांगने के बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ था, लेकिन शकुंतला देवी जानती थीं कि सिर्फ भावनात्मक क्षण काफी नहीं होते। बात को स्पष्ट रूप से सुलझाना भी जरूरी होता है। इसलिए उसी शाम उन्होंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उनकी आवाज में अपनापन था, पर निर्णय की दृढ़ता भी। आदित्य, निशा और सावित्री देवी सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर में वीडियो कॉल पर ऋतु भी जुड़ गई। शुरुआत में हल्की औपचारिक बातें हुईं, लेकिन माहौल अभी भी गंभीर था। शकुंतला देवी ने सीधा मुद्दा उठाया, ऋतु बेटा, हमें तुम्हारी टूर के बारे में पता चला। घूमना फिरना गलत नहीं है, शौक होना भी बुरा नहीं, लेकिन शौक पूरे करने का तरीका भी सही होना चाहिए। ऋतु थोड़ी असहज हुई। दादी, मैंने तो बस माँ से मदद मांगी थी। इससे आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। सावित्री देवी ने खुद आगे बढ़कर कहा, नहीं बेटी, गलती मेरी थी। मैंने बिना सोचे समझे निशा से उसकी बचत मांग ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर ऋतु भी कुछ क्षण चुप रह गई। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा ने घर में कितना तनाव पैदा कर दिया था। निशा ने धीरे से कहा, दीदी, अगर आपको सच में जाना है तो हम सब मिलकर कोई व्यावहारिक तरीका सोच सकते हैं, लेकिन 15 लाख मेरी पूरी सेविंग्स है।
वो मेरी सुरक्षा है। आदित्य ने भी बात आगे बढ़ाई। हम तुम्हें कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन ईएमआई, बचत या प्लानिंग के जरिए किसी एक पर पूरा बोझ डालना ठीक नहीं। ऋतु की आवाज अब पहले जैसी जिद्दी नहीं थी। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। दोस्तों के साथ जाने का उत्साह था, सोचा मां से कह दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। शकुंतला देवी ने संतोष की सांस ली। परिवार का मतलब यही है, खुलकर बात करना। अगर चुप्पी रहेगी तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। परिवार की बैठक के बाद भले ही समस्या का समाधान निकल आया था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जो दरारें पड़ी थीं, उन्हें भरने में समय लगना स्वाभाविक था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूटते एक पल में हैं, जुड़ते धीरे धीरे हैं। अगले कुछ दिनों में सावित्री देवी ने सचमुच अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी। अब उनके स्वर में पहले जैसी तीखी शिकायत नहीं थी। वो निशा से छोटी छोटी बातों में सलाह लेने लगी, जैसे आज क्या बनाए या तुम्हें क्या ठीक लगता है। ये साधारण से प्रश्न निशा के लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि उनमें स्वीकृति छिपी थी। निशा भी पहले जैसी सहजता लौटाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखी। उसे समझ आ गया था कि कई बार माता-पिता अपने बच्चों के मोह में संतुलन खो देते हैं। एक शाम उसने खुद पहल करते हुए कहा, मां जी, अगर ऋतु दीदी अगले साल टूर प्लान करे तो हम पहले से थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में स्नेह झलक उठा। उधर आदित्य के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा था। अब उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो 2 किनारों के बीच फंसा हुआ है। एक रात वो बालकनी में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। निशा उसके पास आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, शायद घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। ऋतु ने भी फोन करके भाभी से अलग से बात की। उसने स्वीकार किया कि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए था। उस बातचीत ने दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। शकुंतला देवी सब देख रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि असली बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती पर अड़े रहना बुरा है। तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौटने लगी। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ खाना नहीं, बातचीत भी परोसी जाती थी। सुबह की चाय में फिर से सुकून घुलने लगा था। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस घर में अब बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जहां छोटी छोटी बातों में भावनाओं का तूफान उठ जाता था, वहीं अब हर निर्णय बातचीत और समझदारी से लिया जाने लगा। सावित्री देवी के स्वभाव में आई नरमी बनावटी नहीं थी, वो सचमुच भीतर से बदली थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि अधिकार जताने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के अधिकार स्वीकार करने से मिलता है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। चाय की महक, हल्की बातचीत और मुस्कुराहटों के बीच शकुंतला देवी ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। जब घर में न्याय होता है, तभी शांति टिकती है। उनकी बात सबके दिल में उतर गई। सावित्री देवी ने निशा की ओर देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बहू नहीं, बेटी, उन्होंने कहा। उस दिन अगर अम्मा मुझे आईना ना दिखाती तो शायद मैं अपनी ही जिद में घर का सुकून खो देती। तुमने संयम रखा, इसलिए ये घर बचा रहा। निशा की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, मां जी, घर किसी एक से नहीं चलता, सबके साथ से चलता है। आदित्य ये दृश्य देख रहा था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से महीनों का भार उतर गया हो। अब उसे किसी एक का पक्ष चुनने की मजबूरी नहीं थी। उसके सामने उसका परिवार था, एकजुट, संतुलित और पहले से अधिक परिपक्व। कुछ दिनों बाद ऋतु का फिर फोन आया। इस बार उसकी आवाज में उत्साह के साथ समझदारी भी थी। उसने बताया कि उसने अपने टूर के लिए खुद बचत शुरू कर दी है। अब मजा भी तभी आएगा जब अपनी कमाई से जाऊंगी, उसने हंसते हुए कहा। ये सुनकर सावित्री देवी गर्व से भर उठी। शकुंतला देवी गांव लौटने लगी तो जाते समय बोली, याद रखना, भावनाएं जरूरी हैं, पर फैसले बुद्धि से लेने चाहिए।
जहां भावनाओं का दबाव होगा वहां रिश्तों की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा नहीं बल्कि स्थिरता थी। अब हर सुबह में हल्कापन था, हर शाम में अपनापन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन सी शहर से हमारी कहानी को देख रहे हैं, और हमारे चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कल फिर मिलते हैं किसी और एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।